चलता है, कोई आया ही नहीं क्लास में। ठीक है, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में अब जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है बेटा, एक तो एनवलप। ठीक है, एनवलप है मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम रोल प्ले कर रहा है, कोई भी ऐसे आ जा नहीं सकता है बॉस के पास। बॉस के पास जाने के लिए उसके थ्रू जो डोर है वहीं से जाना पड़ेगा। मतलब इस बाउंड्री में, बॉस की बाउंड्री में न्यूक्लियर कोर प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियर कोर बहुत स्पेसिफिक है। साइज को भी वो कम ज्यादा कर सकते हैं, किसको अंदर कब भेजना है कब नहीं अंदर भेजना है। अगर कोई सिग्नल ऐसा चला गया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से कि बाहर साइटोप्लाज्म में इन्फेक्शन हो गया है, वायरल अटैक हो गया है, और उसको प्रिवेंट करना, अगर एक वायरस डीएनए तक पहुंच गया, वो डीएनए को हाईजैक कर लिया, तो वो जस्ट लाइक कि आपने हाईजैक के फिनोमिना सुने होंगे कि प्लेन हाईजैक हो गया, तो अगर पायलट वाले चैम्बर तक, क्रूज तक पहुंच गया है, ठीक है, टेररिस्ट वहां पहुंच गए, वो अपनी इच्छा से उसको उड़ा सकता है, आप कहीं भी ले जाए, कांधार केस हो या कोई भी, वो हाईजैक हो गया, वो उनके कंट्रोल में। ठीक है, फिर एक एक प्लेन का केस हुआ था कि जो तुम्हारे इसमें मूवी बनी थी अभी, नाम भूल रहे हैं, सोनम कपूर थी उसमें, तो उसने मिर्जा, उसने कॉल कर दिया था, तो उसमें पायलट भाग जाते हैं। अब वहां पे वो हाईजेक कर लिए हैं, लेकिन वो उसको अपने हिसाब से चला नहीं पा रहे। क्लियर? तो यहाँ पे पायलट भाग नहीं सकता है, डीएनए अंदर बैठा है, लेकिन न्यूक्लियर कोर सिग्नलिंग से क्लोज हो गए, तो बाहर जो वायरस थे, जो भी उसका अटैक है, वो इसको ओपन नहीं करा पाएगा, और तब तक बाहर उनका, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करके ट्रीट कर देता है। ठीक है, लेकिन जहां पे नहीं कर रहा है, जैसे जैसे सपोज कोरोना वायरस के केस में, तो वहां ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वहां इसने क्या किया, एंटर कर। तो वायरस क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और उसकी एंट्री यहाँ तक पहुंच जाती है। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन, वो हार्मोन आपके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई कोरियर आया है, कोई ऑफिस से आया है, और पापा से ही वो डायरेक्ट मिलना चाह रहा है, तो तुम सेल मेम्ब्रेन पे कोरियर, दरवाजे खोल के सेल मेम्ब्रेन वाले बैरियर पे उससे नहीं ले सकते। वो बोलेगा हमें सर को ही देना है। पापा तक जाओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, पापा बोलेंगे हाँ बहुत जरूरी है, अंदर भेज दो। ठीक है, तो फिर मीटिंग। तो स्टेरॉयड हार्मोन ऐसे डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में स्पेस है, वहां ल्यूमेन भरा है, और इसी के एक्सटेंशन से ये आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन है, और इसके बीच का जो ल्यूमेन था वो यहाँ तक इसके बीच में भी चलता जाएगा। एंड यहाँ सरफेस पे आपको राइबोसोम दिखेंगे, इधर से जो आरएनए आ रहा है, इधर साइटोप्लाज्म में जो टी आरएनए होगा, वो सब मिलके फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो हमें न्यूक्लियर एनवेलप में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, उसकी जो न्यूक्लियर कोर के स्ट्रक्चर होते हैं उसको ध्यान में रखना है, जो ऑक्टामर का फॉर्मेशन होता है वो सब ध्यान में रखना है। क्लियर? अब जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताऊं, न्यूक्लियोलस तो समझ में आ रहा होगा कि वो स्ट्रक्चर जहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर सैटेलाइट क्रोमोसोम से डीएनए निकला, वो डीएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, आरएनए बन रहा है, और वहां पे रिलेटेड प्रोटीन्स आ रहे हैं जो उससे बाइंड करके आरएनए और प्रोटीन मिल गए, तो राइबोसोम में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म की तरफ आ रहे हैं। तो न्यूक्लियोलस इज बेसिकली डार्क स्ट्रक्चर, जो आपको न्यूक्लियाई बोल रहे हो आप, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई, दैट इज न्यूक्लियोलस। इसके नंबर वेरी कर सकते हैं, वहां पे राइबोसोमल सिंथेसिस चल। ठीक है, अभी हम क्या बताएं, जैसे हाँ, अगर हम तुम्हें ये कहें कि जो सेंट्रल डॉग्मा है उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसी में स्पेसिफिक क्या है, डीएनए से एमआरएनए बना। अब एमआरएनए डीएनए में क्या होता है, जैसे जस्ट सपोज तुम्हारी एक कॉपी है, उसमें इंफॉर्मेशन तुमने नोट्स बना दी, ठीक है, नोट्स बना दी और बीच से किसी ने पेजेस फाड़ दिए। ठीक है, किसी ने पेजेस फाड़ दिए, तो वो पेजेस क्या हो गया, मिसिंग हो, या तुम कुछ पेजेस फ्री छोड़ दी, स्पेस है बीच में और कुछ लिखा नहीं है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन कैसे हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई। तो दीज आर इंटरकनेक्ट सीक्वेंस, जिनके पास हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जंक है ये। ठीक है, जंक है पूरा, 98-99% अपने बॉडी में डीएनए में जंक है, बाकी 1% ही पूरी कोड वगैरह कर रहा है, पूरे प्रोटीन बना रहा है। इसलिए बहुत सारा अभी इस पे रिसर्च चल रहा है इसको टारगेट कर। तो बेसिकली जब आप ये सिंथेसिस के मैकेनिज्म देखते हो, तो वहां पे आप इसको ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल कर सकते हो, कहाँ कहाँ,
ट्रांसक्रिप्शन के टाइम डीएनए से आरएनए को बनने को रोक दो। आरएनए के बाद ये इंफॉर्मेशन आपस में मिलने मत दो, हमेशा वो स्पेस बीच में रखो, वो ब्लैंक पेजेस रखो। ठीक है, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक एक प्रोटीन के सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। राइबोसोम को नहीं पता है ना, राइबोसोम यहाँ से पढ़ रहा था, यहाँ पढ़ रहा था, खाली पेजेस आ गया, उसको थोड़ी, वो इंसान थोड़ी ना कि आगे के पेज पलट के पढ़ने लगे, उसको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली तो टर्मिनेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। फिर इसके पहले ही है कि प्रोसेसिंग, ये जो हटाया जा रहा है बीच से खाली पेजेस को फाड़ा जा रहा है, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, तो वहां पे एक कंट्रोल हो सकता है। फिर न्यूक्लियर पोर से जो बाहर आ रहा है, तो जो मैंने तुम्हें ये फिनोमिना बताया कि न्यूक्लियर पोर की साइज कम ज्यादा हो सकती है, तो वहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो एमआरएनए बाहर ही ना आ पाए। जब सेक्रेटरी बाहर नहीं आई या आरएनए इंटरफेरेंस पे आ जाता है कि वो साइटोप्लाज्म में आरएनए आरएनए बाइंड करके खत्म हो जाता है। तो दीज आर द सम पैरामीटर्स जिससे आप जीन रेगुलेशन के मैकेनिज्म कंट्रोल कर सकते, एंड दिस इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो एनवेलप है उसके इर्द गिर्द ये प्रोसेस चल रही है, अगर आप उसका अंदर बाहर जाना रोक दो तो आप उस मैकेनिज्म को रोक सकते। क्लियर? लार्जर द सेल, लार्जर द न्यूक्लिया, स्मॉलर द सेल, स्मॉलर द न्यूक्लिया, ये सब उसी तरीके से जो आप रेशियो वाला फिनोमिना है, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो या न्यूक्लियो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसको ध्यान में रखोगे तो ये ध्यान रहेगा। जितनी छोटी सेल होगी उतनी ज्यादा एक्टिव होगी, जितनी बड़ी उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता जाएगा उतना उसका परफॉर्मेंस, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गई है लेकिन एक्टिविटी उसकी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप याद रखो और इसका कॉम्प्लेक्स वाली इंफॉर्मेशन 8M, दैट इज 8 मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं एनुलस। कोर को फॉर्म होने में 8 मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होते हैं, देन आपका ऑक्टामर फॉर्म होता है, ऑक्टा मींस 8। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनुलिन प्रोटीन सिलेंडर, और उससे आपका न्यूक्लियर कोर फॉर्म होता है, और ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, ये बंद हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, लेकिन किसी सिग्नलिंग मैकेनिज्म। फंक्शंस देख लेते हैं न्यूक्लियर एनवेलप का। मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, इट कीप्स द न्यूक्लियर कंटेंट इन प्लेस एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली बैरियर है तो अलग अलग सेपरेट कर लिया। इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो अभी मैंने सारे मैकेनिज्म आपको बताए कि ये पोर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के पोर जो है वो रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर कि कब आरएनए आरएनए वहां बन रहा है तो उसके फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन थे वो तो बाहर बन रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वहां से ट्रांसपोर्ट होके अंदर आए होंगे तब अंदर राइबोसोम बना होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की कौन अंदर जा सकता है कौन बाहर आ सकता है, दिस इज द अंडर कंट्रोल ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर। एंड रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है वैसे न्यूक्लियर एनवेलप की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है। जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन वाला एग्जांपल दिया मैंने, तो आके हार्मोन बाइंड करेगा और सिग्नलिंग दे देगा। इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ material into and out of the nucleus. Its pore allows exit of ribosomal subunit, mRNA, tRNA and other macromolecules जिसकी सिंथेसिस हुई थी न्यूक्लियोलस में, वो बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक यूनिट अटैच हो जाएगी और एक आपकी फ्रीली मूव करेगी साइटोप्लाज्म में, और वो टीआरएनए और एमआरएनए को बाइंड करके फिर बड़ी यूनिट के पास ले आएगी। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए, तो ऑब्वियसली जो बाउंड्री है वो प्रोटेक्ट कर रही है। अगर इन केस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसाइकल्स बना रही है तो उसको ना आप ट्रांजिशन वेसाइकल बोलोगे ना सिक्रेटिंग वेसाइकल बोलोगे, उसके लिए एक अलग टर्म होती है ब्लेबिंग। ठीक है, वेसाइकल्स रिलीज कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज ब्लेबिंग फिनोमेना। व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिलीज सम वेसाइकल्स द फिनोमेना इज नोन एज ब्लेबिंग। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर जो स्टडी किया गया था वो ड्रोसोफिला के सेलेब्री ग्लैंड में स्टडी किया था। एंड ड्रोसोफिला एक ऐसी फ्रूट फ्लाई है बेटा जिसका जेनेटिक्स हम लोगों से मिलता है, एक्स वाई क्रोमोसोम उसमें भी होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम अपने में भी होता है, तो बहुत सारे स्टडीज के लिए रिसर्च के लिए आप जेनेटिक्स जब पढ़ोगे तो आपको ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिखेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना बेटा देखो,
क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन है, अदर प्रोटीन्स हैं। आरआरएनए बनाने के लिए प्रोटीन्स है, राइबोसोम आरआरएनए के साथ बाइंड करके राइबोसोम बनाने के लिए प्रोटीन्स है। ठीक है, लिपिड्स प्रेजेंट है इन न्यूक्लियस, डीएनए और हिस्टोन 1:1 का रेशियो होता है। ये 1:1 का रेशियो क्यों हो गया? क्योंकि हिस्टोन इज प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट उसका हाई चलता जाएगा। वो डीएनए का स्ट्रैंड लंबा है लेकिन उसको बाइंड करने में, तो पूरा ओवरऑल जो आएगा दोनों का कंट्रीब्यूशन दैट इज 1:1 का रेशियो रहता है। सिंसीसियम अभी कुछ दिन पहले ही आया था कहीं पे। अगर एक सेल फ्यूज कर रही है और उसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहा है, सेल का सारा कंटेंट बाकी फ्यूज हो गया, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर इज सिंसीसियम। मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे और सेल फ्यूज हो रही है, डिवीजन कर रही है, फ्यूज नहीं हो रही है, सेल डिवाइड कर रही है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। उसके रिजल्टेंट जो बनता है दैट इज सिनोसिटिक कंडीशन। क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ, कई सारी सेल फ्यूज कर गई और एक बड़ी सेल बना दी। ठीक, तो बड़ी सेल बनाते वक्त उनका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज नहीं किया है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये सिनोसिटिक कंडीशन है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, इसमें सेल का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुआ है। बट एज अ रिजल्टेंट हमें दोनों ही क्या दिख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये सब मैंने एल्गी और फंजाई वाले केस में बताया भी है। ये तो अभी अभी सब हुआ है काइनेटो। देखो अब जैसे ये आयंस है, ये भी बाइंडिंग में और स्ट्रक्चर में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के बाइंडिंग में, तो ये आयंस भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये भी ट्रांसपोर्ट होके आएंगे। हमारी बॉडी में कोई भी आयन बन नहीं रहा है, ये हमें फ्रूट्स इन सारे सप्लाई से मिलते हैं। क्लियर? और ये आयन का ट्रांसपोर्टेशन भी चलना चाहिए, तो इनको भी न्यूक्लियर के पोर अलाउ करेंगे, और पहले तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, तब ये इंटरनल आएगा और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। और वहां पे कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है, मतलब कोई भी आयन आप कभी नहीं कह सकते हो कि इधर 20 आयन मैग्नीशियम प्रेजेंट है प्लस, और इधर भी 20 मैग्नीशियम प्लस। ऐसी स्टेज नहीं आती है ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में। इक्विलिब्रियम इज अ इंडिकेशन ऑफ डेथ। कुछ रुक गया है, इक्विलिब्रियम आ गया मतलब रुक गया। बॉडी में इक्विलिब्रियम मतलब रुकना है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बराबर हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा है, तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ डेथ। और क्या बताएं, बताओ। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉर्थ। ठीक है, जो सैटेलाइट वाला फॉर्मेशन हो रहा है, ये सैटेलाइट रीजन का फॉर्मेशन, और इससे ये डीएनए बाहर आया। बाहर इस डीएनए, क्योंकि ये क्रोमेटिन फॉर्म में है, ये फ्री हो गया। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म है, इसी फॉर्मेशन के टाइम में ये फ्री हुआ, एंड आपने देखा था न्यूक्लियोलस रीअपियर इन टीलोफेज। ठीक है, वो रीअपियर कैसे हो रहा है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे डीकंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम, स्टैट वाले पोर्शन से जेनेटिक मटेरियल बाहर आया, डीएनए बाहर आया, डीएनए पे आरएनए बनेगा, एंड वो आरएनए स्पेसिफिक आरआरएनए बनाएंगे फिर, और यहाँ पे और भी आरएनए होंगे लेकिन स्पेसिफिक आरएनए बनाएगी, और एमआरएनए बनेगा, उससे रिलेटेड प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और वो प्रोटीन यहाँ पे आएंगे, एंड देन राइबोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर सब ये बेसिक्स है, ध्यान में। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉर, नॉर को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब रिवाइज कर लेना, पार्स फाइब्रोसा, पार्स अमोर्फा, ग्रैनुलोसा। ठीक है, ये सब रेशियो की कई बार बात कर रहे हैं, सब सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, वहां से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर आयन बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ तो कॉलम में, कैल्शियम आयन किसमें रोल प्ले कर रहा है,
ठीक, वो सब फिजियोलॉजी में आ जाएगा, तो लोगों को आयंस आते जाएंगे, जो जो फिजियोलॉजी पढ़ोगे वहां वहां पे। और एक उनकी भी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अप्लाइडी 2n 4n 6n, जैसे अभी ये इन लोगों को मैंने बोला ना कि ट्वेल्थ वालों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। अभी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त उनको ये वाला क्वेश्चन मिला, जस्ट आज ही उनका टेस्ट है। तो हेक्साप्लॉइड वीट, इसका क्या केस है? इसकी कहानी ये है कि जब वीट वाइल्ड वीट था, मतलब जब एकदम प्योर वीट था, वाइल्ड वीट था, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 7 हुआ करते थे। लेकिन एस इवोल्यूशन, म्यूटेशन और उसके बाद उनकी प्लाइडी बढ़ती जाए। वीट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसलिए ओवरऑल उसकी प्लाइडी क्या है? डिप्लॉयड है। लेकिन वो डिप्लॉयड इंटरनली क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए हैं उसमें, वो स्पीसीज नहीं बदली है, वीट ही है वो। लेकिन उसकी प्लाइडी इंटरनली चेंज हो रही है, ऐसा प्लांट के केसेस में होता है। तो हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड क्वेश्चन है 2018 या 19 में आया हुआ है। तो हेक्साप्लॉइड वीट क्या है? जो बेसिक आपका क्रोमोसोम नंबर था उसका 7, उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 42 क्रोमोसोम है। क्वेश्चन आया था कि इसका बेसिक एक्स का नंबर कितना होगा और एन का नंबर कितना होगा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। एक्स पता होगा आपको कि हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, और यहाँ 42 दिया है, 42 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर? तो आपको बेसिक आ जाएगा कि 7, 7 6 टाइम बढ़ चुका है, 7 7 7। ठीक है, प्लस वाला आएगा, मतलब 7 into 7 वाला नहीं है, पावर वाला नहीं है। 7 के सेट 6 बार बन चुके, 7 + 7 + 7 + 7 + 7, तो वो 42 टाइम हो चुका है। इसलिए इसको जो ट्राइटिकम एस्टिवम अभी है, उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली हेक्साप्लॉइड, लेकिन इट इज अ डिप्लॉइड एंजियोस्पर्मिक। तो इसको जब आपको इसकी प्लॉइड ही पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट 42 का हाफ करके 21 आंसर हो। ठीक है, और बेसिक पूछा जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू पूछा जाएगा, देन आंसर इज 7। नोट डाउन कर लो तुम लोग, जेनेटिक्स में आएगा वैसे। तुम लोग को तो ये बता दिया था मैंने, उन्हें ये चीज बताई थी, तो अभी उनको क्वेश्चन जब मिला है तब उन्हें ये पता चला होगा। नोट डाउन ऑलरेडी नोट्स में, वहां पे बस x इज इक्वल टू 7, दैट इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर, एंड n और 2n तुम लोग को पता है, 2n इज डिप्लॉयड, n इज हैप्लॉयड। तो गैमेट में पूछेगा कितना है, तो ऑब्वियसली 42 का हाफ। ठीक है, 42 का हाफ। लेकिन वो जो उसका 42 स्ट्रक्चर है वो इंटरनली उसका हेक्साप्लॉइड है, क्योंकि जो वाइल्ड वैरायटी ऑफ वीट थी वो म्यूटेट करके उसके 6 टाइम एडिशनल हो चुका है, एडिशन हो चुका है। क्लियर? और क्या बोल रहे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम्म, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे जो डिवीजन है वो ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग जो शेप बन रहा है वो भी ध्यान में रखो। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब पढ़ा दिया। ठीक है, एक चीज जो अंडर रिसर्च है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, दैट इज पेलिकल, ये भी पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी हमने डिवीजन के टाइम में कहीं तुम्हें नहीं बताया है कि कोई मेम्ब्रेन होती, बट ये अभी रिसर्च का चल रहा है इस पे, कि ये क्रोमोसोम जब ऐसे अरेंज हो रहा है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता है, तो उसको प्रॉपर बाउंड्री तो होती होगी। तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि जो प्रोटीन और लिपिड है वहां पे, और आपको पता है मेम्ब्रेन में भी लिपोप्रोटीन है, तो ये लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस उसकी बाउंड्री बना देते हैं, जिसको पेलिकल बोलते हैं। हाँ बोलो, फटाफट बोलो, कुछ और चाहिए यहाँ पे? तेज बोलो बेटा। फ्रूट मोज़ेक मॉडल इसमें